हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो सीखेंगे कि कार्डियक आउटपुट एक्चुअल में क्या है, फिर किस तरह से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट ऑफ हार्ट वो भी हम सीखेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर, और कौन से अलग अलग फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं कार्डियक आउटपुट के ऊपर, कब वो इंक्रीज़ होता है, कब वो डिक्रीज़ होता है, और कार्डियक आउटपुट को मेज़र क्यों किया जाता है, और कौन से अलग अलग तरीक़ों से कार्डियक आउटपुट को मेज़र किया जाता है। ये सभी पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो हम स्टडी कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, और इसके जो अलग अलग पार्ट्स से हमने ये कंक्लूड किया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो ब्लड सप्लाई का काम करती है हमारे सभी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को, और ये सिस्टम को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं कि जो ब्लड सप्लाई का काम करती है हमारे सभी ऑर्गन्स को, सभी बॉडी के सेल्स को, और उसी के थ्रू डिलीवर होते हैं न्यूट्रिएंट्स और साथों साथ ऑक्सीजन टू ऑल सेल इन द बॉडी। तो ये कार्डियक आउटपुट के अंदर आपको ये एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होगा कि कार्डियक आउटपुट के बारे में आज हमें सीखना है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक और फंक्शन है कि वो डिलीवर करता है न्यूट्रिएंट्स और साथों साथ ऑक्सीजन को, कि हमारे बॉडी की जो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो पूरी करने में हेल्प करता है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बिकॉज जितना उसका प्रॉपर सर्कुलेशन होगा उतना अच्छे से सभी ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और सभी सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब कि जितनी ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी करने का काम करेगा ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बाय सप्लाई ऑफ ब्लड। बिकॉज हमें पता है कि ब्लड के अंदर रहे जो कंपोनेंट्स आरबीसी, उसमें भी हीमोग्लोबिन जो कि जिसके बाद ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन दैट इज़ ए हार्ट, एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनती है ब्लड वेसल्स के पूरे नेटवर्क और हमारे हार्ट से, कि जो नेचुरल पंप कहा जाता है हमारी बॉडी का। तो सबसे पहले समझिए डेफिनेशन ऑफ ए कार्डियक आउटपुट के। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या है? तो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट। तो यहाँ पे यूनिट टाइम कंसीडर कर लिया गया है कि 1 मिनट के अंदर आपका जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है बाय वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट, कि 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड आपकी हार्ट में से बाहर जाता है बाय पंपिंग थ्रू द वेंट्रिकल्स। तो कार्डियक मतलब कि हार्ट, कार्डियक वर्ड का जो मतलब होगा दैट इज़ ए हार्ट। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देते हैं। और आउटपुट मतलब कि बाहर जाना। तो कार्डियक आउटपुट मीन्स टू गो आउटसाइड। आउटपुट का मतलब क्या हुआ? टू गो आउटसाइड फ्रॉम हार्ट, कि हार्ट में से जो है वो ब्लड बाहर की ओर जाता है। बिकॉज पंपिंग करना मतलब कि ब्लड को ये हार्ट्स के जो चैम्बर्स और उसमें भी ये जो वेंट्रिकल्स है उसमें से हमें पता है कि जब ब्लड पंप होता है तो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ पे जाता है, ये ऑर्टा के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, और राइट साइड के वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है ये लंग्स के अंदर। तो ब्लड जो है वो आपके हार्ट में से बाहर निकलता है टू गो द आउटसाइड फ्रॉम द हार्ट इन 1 मिनट। और ये 1 मिनट के अंदर कितना ml ब्लड बाहर जाता है, हाउ मच ml, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ए वेंट्रिकल इन 1 मिनट, कि 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड, मतलब कि समझो कि 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड आपके ये हार्ट में से बाहर जाता है उसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। तो कितना होता है कार्डियक आउटपुट
वो भी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल और द राइट वेंट्रिकल इनटू द ऑर्टा और द पल्मोनरी ट्रंक इन ईच मिनट, और ये वॉल्यूम जो है वो मेज़र किया जाएगा ml के अंदर, और कितने मिनट के अंदर होता है तो वो रहेगा टाइम मिनट। तो ml पर मिनट की 5 मिनट के अंदर इतना ml कंटेंट जो है वो इजेक्ट हुआ, मतलब कि पंप हुआ। तो ये इस तरह से मेजर किया जाता है कार्डियक आउटपुट। सो अ सर्टन लेवल ऑफ कार्डियक आउटपुट इज नीडेड टू ऑल टाइम टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। कि हमें पता है कि जो ब्लड आगे जाके जो अलग अलग टिश्यूज़ की ओर पहुंचता है, तो वो टिश्यूज़ को जो ऑक्सीजन वगैरह चाहिए वो अच्छे से वहाँ पे पहुंचाती है। कि जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो लेवल पे काम करके ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज करवाती है, और साथों साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो वापस ये ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं और वो हमारे वेन्स के अंदर आते हैं, और वेन में से हार्ट में से फिर लंग्स में से ब्लड, ऑर्टा के ये पल्मोनरी वेन्स के तो फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर वापस फिर से हार्ट में आता है, और वहाँ से फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। तो जो हमने कार्डियक साइकिल तो आपका पूरा कंप्लीट ही है, अच्छे से आपने समझ लिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के बीच में जो प्रोसेस होके हमें जो लास्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मिलता है, और वो ब्लड हमारे अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की ओर पहुँचता है। वो ऑर्गन या वो ऑर्गन सिस्टम वो ब्लड को यूटिलाइज़ करके उसमें रहा ऑक्सीजन्स वगैरह यूटिलाइज़ करती है, और जो वेस्ट होते हैं फिर से ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। तो प्रॉपर कार्डियक आउटपुट ज़रूरी है कि जो सभी ऑर्गन्स की डिमांड को पूरी करे, कि जो नीड है सभी ऑर्गन्स की एज वेल एज जो टिश्यूज़ वगैरह की, वो नीड पूरी होना ज़रूरी है। इसलिए प्रॉपर कार्डियक आउटपुट होना जरूरी है। यहाँ पे नीचे देखो ये गोल्डन सेंटेंस कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट मस्ट इंक्रीज टू मीट बॉडीज नीड फॉर मोर ऑक्सीजन। कि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान या फिर कोई हैवी वर्कलोड आपके पास है, वर्कआउट वगैरह आप करते हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी को जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन ज़्यादा कब मिलेगा कि जब आपका कार्डियक आउटपुट की जिसको CO लिखते हैं हम वो भी इंक्रीज़ हो, साथों साथ उस वक्त आपके ब्रीथिंग भी काफ़ी फास्ट होते हैं, तो रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज़ होता है, और साथों साथ कार्डियक आउटपुट दोनों इंक्रीज़ होना ज़रूरी है कि जिसके कारण आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है उस वक्त वो पूरी हो जाए। तो ये पॉइंट आप खास याद रखें, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कार्डियक इनपुट जो है कार्डियक आउटपुट जो है वो ज़रूर से इंक्रीज़ होना चाहिए। तो अब बात आती है कि कार्डियक आउटपुट को समझो कि आपको कैलकुलेट करना है तो कौन से 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो एक पैरामीटर ज़रूरी है या फिर आपको जो चीज़ जानना है दैट इज़ ए पल्स रेट। दैट इज़ ए पल्स रेट, कि आपको पल्स रेट के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि हाउ मच ब्लड इज़ पंप पर बीट। कि जब एक बार हमारा हार्ट बीट होता है तो उस वक्त कितना ब्लड जो है वो पंप होता है, हाउ मच ब्लड पंप पर बीट्स। एक बीट समझो कि हुए हमारे हार्ट बीट, एक हार्ट बीट हुआ तो कितना ब्लड पंप हुआ, सेकंड हार्ट बीट में कितना हुआ, थर्ड, इस तरह से 1 मिनट के अंदर जितने हार्ट बीट्स होते हैं उसमें कितना ब्लड जो है वो पंप होता है। एन एवरेज रेस्टिंग पल्स फॉर हेल्दी पर्सन इज 70 बीट्स पर मिनट। ये खास याद रखिए कि हेल्दी पर्सन के अंदर जो हम गिनते हैं कि जो रेस्टिंग पल्स रेट जो होते हैं दैट इज़ ए 70। अब सेकंड जो आपको समझना है कार्डियक आउटपुट के लिए दैट इज़ ए स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ द टर्म फॉर अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ए वेंट्रिकल पर बीट्स। तो अमाउंट, यहाँ पे बात आती है अमाउंट की कि कितना अमाउंट में ब्लड जो है वो पंप किया आपके वेंट्रिकल्स ने पर बीट के, समझो कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखो नीचे यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर या फिर जो बीकर दिखाने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि आपका ये जो हार्ट है और उसमें भी ये जो वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स ने कितना ml, हाउ मच ml, मतलब कि यहाँ पे मेज़र हुआ उसका वॉल्यूम, यहाँ पे क्या मेज़र हुआ उसका
वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल्स पर बीट, कि एक बार ये हमारे हार्ट बीट हुआ तो ये हार्ट बीट के दौरान कितना ml ब्लड पंप हुआ, तो ये आप यहाँ पे मेज़र करते रहो, कितना ml आता है ये हमें मेजरिंग सिलेंडर या फिर बीकर से पता चलता है। एन एवरेज रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम इज 60 to 80 ml पर बीट्स, तो समझो कि 60 बीट से तो 60 ml, 80 बीट से तो 80 ml, इस तरह से जितने बीट्स उतना आपका जो ml है वो कंसिडर किया जाएगा एज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम एंड पल्स रेट ये दोनों का आपको समझना ज़रूरी होता है कि जब आपको कार्डियक आउटपुट को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल्स पर बीट और कॉन्ट्रैक्शन। एज द स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज। तो ये एक गोल्डन सेंटेंस फिर से याद रखिए कि जैसे जैसे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, कि आपका वेंट्रिकल्स जो है जितना ज़्यादा ब्लड को पंप करेंगे उतना कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा। ये यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिपेंड अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, कि डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था या फिर कितनी तरह से कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कि जितना कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब कि जितना जो हम कहते हैं कि सिस्टोलिक जो प्रेशर जो वहाँ पे डेवलप होता है वो कितना होता है। एंड इसी तरह से सिस्टोलिक जो वॉल्यूम दैट मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम इट मीन्स EDV माइनस ESV। EDV मतलब कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हम करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट इज़ ए स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम सिंपली यही कॉन्सेप्ट है कि आपका जो वेंट्रिकल के अंदर जब ये एट्रियम में से जब ये ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आता है तो ये वेंट्रिकल्स कितना ब्लड वॉल्यूम के अंदर हाउ मच ml ब्लड वो पंप करते हैं फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर बीट्स की पर बीट्स कितना ml ब्लड जो है वो पंप होता है बाय द वेंट्रिकल्स, यही है हमारा ये स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब जो मेन आता है कार्डियक आउटपुट का कैलकुलेशन का, तो सिंपल फार्मूला हियर टू डिटरमाइन द कार्डियक आउटपुट दैट इज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू पल्स रेट। तो ये वाली फार्मूला आपको याद रखनी है कि कार्डियक आउटपुट की जो फार्मूला यहाँ पे बनेगी कि जिसको हम लिख सकते हैं CO, कार्डियक आउटपुट को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं C&O। तो कार्डियक आउटपुट का यहाँ पे फार्मूला बनेगा कि SV इंटू HR। SV मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम और HR मतलब कि आपके हार्ट रेट हो गए या फिर आपके पल्स रेट हो गए। तो ये वाला जो फार्मूला है उसके ऊपर खास आपको इस तरह से एक बॉक्स ज़रूर से बना लेना चाहिए कि जो आपके लिए मेन मोस्ट IMP फार्मूला है। तो अब जस्ट कंसीडर करिए कि लेट अस पुट दिस फार्मूला इन एवरेज रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml एंड एवरेज रेस्टिंग पल्स 70 बीट्स पर मिनट। कि जो एवरेज रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम हमें पता है कि 70 से 80 है तो हम 70 कंसीडर करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग टू एवरेज रेस्टिंग पल्स रेट है 70 बीट्स पर मिनट। तो CO इज इक्वल टू SV इंटू HR, तो 70 इंटू 17 होगा कि SV की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे कि 70 ml और जो हार्ट रेट है दैट इज 70 मिनट। तो जो हमें कार्डियक आउटपुट मिलेगा दैट इज ए 4900 ml पर मिनट, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर जो हमें कार्डियक आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। सो नॉर्मली कार्डियक आउटपुट कितना होता है हेल्दी पर्सन के अंदर, तो वो होता है 5 से 6 लीटर। तो जो हमारे हार्ट रेट से कि जिसको हम कहते हैं बीट्स पर मिनट, तो वो उसका रेगुलेशंस कौन करता है, तो हमारी नर्व्स करती है, नर्वस सिस्टम, और हार्मोन्स के थ्रू भी उसका रेगुलेशन होता है। उसी तरह से जो स्ट्रोक वॉल्यूम है कि जिसको कितना ml स्ट्रोक वॉल्यूम मिलता है पर बीट्स, तो वो डिपेंड करता है आपके ब्लड के वॉल्यूम के ऊपर एज वेल एज
वास्कुलर रेजिस्टेंस, ये 2 फैक्टर के भी ऊपर भी ये अफेक्ट करता है। तो ये हमने जो कैलकुलेट किया कार्डियक आउटपुट, दैट इज़ ए नॉर्मल। यहाँ पे इसीलिए जो लिखा है कि एवरेज रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम के बेपेंड के ऊपर एज वेल एज एवरेज रेस्टिंग पल्स के ऊपर से हमने ये कार्डियक आउटपुट जो है वो कैलकुलेट किया, दैट इज़ ए नॉर्मल फॉर अ हेल्दी पर्सन। कि जब कोई बीमारी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, जब पर्सन प्रॉपर रेस्टिंग कंडीशन में है, तो 5 to 6 लीटर जो है उसका कार्डियक आउटपुट होता है। सिंपल एक कैलकुलेशन करनी है और कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू एस वी इंटू एच आर। एस वी मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम को आपके हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। 70 समझो कि स्ट्रोक वॉल्यूम लेते हैं तो सामने सेम आपका हार्ट रेट भी रहेगा, तो 70 हार्ट रेट पर मिनट है, तो 70 इंटू 17, तो वो आपका आंसर होगा 4900 ml पर मिनट। तो ये हो गया आपका कार्डियक आउटपुट। सो नेचुरली कार्डियक आउटपुट वेरीज विद इन द साइज ऑफ पर्सन, बट द एवरेज रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट इज़ 5 to 6 लीटर पर मिनट। कि हर एक पर्सन के अपने जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग टू कार्डियक आउटपुट जो है वो चेंज होता रहता है। और उसी में हम एक एग्जांपल लें कि इफ़ वी नाउ रिकंसिडर एथलीट, कि किसी एथलीट को या फिर स्पोर्ट्स पर्सन को हम लेते कि जिनको काफ़ी एक्सरसाइज रहती है, तो उनके लिए ऑक्सीजन डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यू विल बी एबल टू सी द प्रिसाइजली वाई एथलीट्स हैज़ ए लो रेस्टिंग पल्स, एंड उनका जो हम देखें तो इन आवर फार्मूला वी विल यूज़ एन एवरेज रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट। कि कार्डियक आउटपुट समझो कि 5 लीटर्स हम लेते हैं, एंड एथलीट्स पल्स रेट आर 50, कि एथलीट्स के जो पल्स रेट है वो समझो कि 50 है, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू पल्स। तो कार्डियक आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5000 ml। बीट्स हमने यहाँ पे लिख ली है कि लो रेस्टिंग पल्स कहे जाते हैं एथलीट्स के, तो वो 50 की वैल्यू रखते हैं, तो 5000/50 होगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ ए 50। कि एथलीट्स के अंदर जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा, बिकॉज जो कार्डियक आउटपुट समझो कि हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं 5 लीटर, तो उसकी बॉडी के अंदर जो बीट्स है वो भी समझो कि 50 है, तो उस वक्त उसका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा 100 ml। तो स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ हार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्डियक आउटपुट के अंदर। द इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम इज द रिजल्ट ऑफ स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ हार्ट, विच स्टेट दैट द मोर द कार्डियक मसल फाइबर आर स्ट्रेच द मोर फोर्सफुली द कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल है कि देखो यहाँ पे कि इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब कि आपके वेंट्रिकल्स ने पर बीट्स ज़्यादा ब्लड जो है वो पंप किया, बिकॉज बीट्स काफ़ी कम बीट्स के अंदर, कि जैसे हमने देखा कि अभी जो एथलेट्स के एग्जांपल के अंदर कि 50 बीट्स हुए और उसके अंदर पर बीट्स के अंदर 100 ml ब्लड जो है वो पंप हुआ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो हार्ट के जो कार्डियक मसल्स थे वो काफ़ी और ज़्यादा उनका स्ट्रेचिंग हुआ और मोर फोर्सफुली दे कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज 50 बीट्स में ही उन्होंने 5000 ml जितना ब्लड जो है वो पंप कर दिया। कि कार्डियक आउटपुट हमें मिला 5000 ml और वो कितने बीट्स में हो, सिर्फ 50 बीट्स के अंदर। तो पर बीट्स हम कह सकते हैं कि 100 ml जितना ब्लड उन्होंने फोर्सफुली जो है वो पंप आउट किया। तो उसका मीनिंग ये है कि उन्होंने काफ़ी फोर्सफुली जो काम किया और कॉन्ट्रैक्शंस भी उस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो चेंजेस इन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शिफ्ट द कर्व, कि समझे कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ती है तो कर्व जो है वो इस तरह से भी बन सकता है, और नॉर्मल समझो कि ये वाला है सेंटर, और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो ये जो है वो ग्राफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आगे समझते हैं यही पॉइंट के अंदर कि हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड सो डज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं आपके, कि जिसको हम कहते हैं पल्स,
during the exercise, and so does the stroke volume. During the exercise, more blood return to the heart. This is called a venous return. अब क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते तो ज़्यादा ब्लड जल्दी से आपके हार्ट्स के अंदर वापस आता है. ड्यूरिंग द एक्सरसाइज मोर ब्लड रिटर्न टू द हार्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड ए वीनस रिटर्न. ये कई बार MCQ के अंदर ये पॉइंट पूछा जाता है, शॉर्ट टर्म्स के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ए वीनस रिटर्न. तो जब कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो उसके दौरान ज़्यादा ब्लड आपके हार्ट के अंदर वापस आता है, रिटर्न आता है, जिसको हम कहते हैं वीनस रिटर्न. देयरफॉर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आवर फार्मूला माइट बी फॉलोइंग. तो ये भी ज़रूरी है कि कार्डियक आउटपुट का समझो कि आपको पूछा जाए कि स्पेशली एक्सरसाइज के दौरान क्या रहेगा. तो कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू 100 इंटू 100 बीट्स पर मिनट. कि स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 100 है और हार्ट बीट्स के समझो कि आपके इंक्रीज हो रहे हैं. तो 100 इंटू 100 इज इक्वल टू उस वक्त आपका कार्डियक आउटपुट 10,000 ml मतलब कि 10 लीटर जितना भी हो सकता है. तो अलग अलग कंडीशंस के अंदर कार्डियक आउटपुट कोई कंडीशन में ज़्यादा होता है, कोई कंडीशन में कम होता है. तो ये बताती है कि आपके बॉडी के अंदर कितना कार्डियक आउटपुट होता है, कौन से कंडीशन में इंक्रीज होता है, कौन से कंडीशन के अंदर वो डाउन होता है. तो ये समझाया था फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि जिसको स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ हार्ट कहा जाता है. कि ये आपके लिए मोस्ट IMP जो है वो एक टॉपिक बन सकता है अबाउट द कार्डियक आउटपुट. की ये कॉन्सेप्ट आपको किसी को भी समझाना जरूरी, कि जब कोई एथलीट्स एक्सरसाइज करता है, कोई एथलीट होता है तो एथलीट्स के अंदर पल्स रेट आप लो कंसीडर करते हैं तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. स्ट्रोक वॉल्यूम आप 100 करते हैं और साथ में समझो कि बीट्स भी इंक्रीज करेंगे तो उस वक्त आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा. तो ये कार्डियक आउटपुट के बारे में आपने समझ लिया कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू HR हार्ट रेट. समझे कि स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 80 जितना है और हार्ट रेट आपके 70 है. तो उस वक्त आपका जो आंसर रहेगा 5600 ml पर मिनट, ये आपका आंसर रहेगा कार्डियक आउटपुट. तो सिंपल समझो कि आपको एग्जाम्पल्स भी पूछे जाए तो भी आप इजीली लिख सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट में समझो कि SV की वैल्यू दी है, HR की वैल्यू दी है. तो उस वक्त इजीली आप कार्डियक आउटपुट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये कार्डियक आउटपुट के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो समझना जरूरी, कि कब आपके कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा और कब कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगा. तो सबसे पहले एक हार्ट रेट अफेक्ट करता है. तो फार्मूला के अकॉर्डिंग टू ही आप देखो कि CO इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम SV इंटू हार्ट रेट HR. ये फार्मूला के अकॉर्डिंग टू ही आप आपके ये फैक्टर्स जो है वो बना सकते हैं. तो कार्डियक आउटपुट के ऊपर जो सबसे पहला जो कोई फैक्टर अफेक्ट करेगा दैट इज़ हार्ट रेट. तो यहाँ पे सिंपली समझिए फार्मूला के अकॉर्डिंग टू कि जब से कि किसी के हार्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो HR की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली CO का वैल्यू तो इंक्रीज होने ही वाला है. लाइक हार्ट रेट इंक्रीजेज, कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड एनी फैक्टर विच चेंजेस हार्ट रेट विल ऑल्सो चेंज द कार्डियक आउटपुट. ये फॉर्मूला में समझो कि अभी जैसे हमने देखा था कि अब 70 इंटू 70 करते हैं तो आंसर आता था 4900. अब समझो कि किसी के हार्ट रेट्स बढ़ चुके हैं तो उस वक्त 70 इंटू हार्ट रेट समझो कि 100 हो चुके हैं, तो उस वक्त ये हो जाएगा 7000 ml पर मिनट. तो क्या हुआ कि जिस तरह से हार्ट रेट समझो कि इंक्रीज हुए तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाए. तो ये सिंपल एक रिलेशनशिप है डीप एज पर दिस फॉर्मूला. आगे समझे उसी के अंदर तो एक सेकंड पॉइंट है दैट इज कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितना कॉन्ट्रैक्शन करता है आपके हार्ट के जो चैम्बर्स की जो वेंट्रिकल्स कितना फोर्स करते हैं. तो व्हेन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम विल इंक्रीज. अब बात आती है SV की, कि जितना फोर्स ज़्यादा करेगा आपका हार्ट के चैम्बर्स कि जो वेंट्रिकल से जितना फोर्स ज़्यादा लगाएंगे
उतना स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कि उनके अंदर भरा जितना भी ब्लड है वो जितना प्रेशर करके कॉन्ट्रैक्शन होके पंप करेंगे उतना स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो भी कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मैथमेटिक्स के तौर पे कि कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। अब बात आती है ब्लड वॉल्यूम। अब समझो कि किसी के बॉडी के अंदर ही ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, तो व्हेन द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज। आपके अंदर ब्लड का वॉल्यूम ही ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो भी ये आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो कुछ और फैक्टर्स भी दिए हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन हार्ट रेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये पॉइंट पे ध्यान रखें, टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम और इंक्रीज द हार्ट रेट और इंक्रीज बोथ। आपको कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करवाना है तो चाहे आप हार्ट रेट इंक्रीज करवाए या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर दोनों को आप इंक्रीज करवाओगे तो भी कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली जो है वो एनहांस होगा ही। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हार्ट रेट के ऊपर? तो ऑटोनॉमिक इनर्वेशन की जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी, ये हार्ट्स वगैरह के प्रोसेस वगैरह को जो है वो कंट्रोल करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, फिटनेस लेवल आपकी हार्ट रेट्स को कंट्रोल करती है एंड एज वेल एज द एज। तो एज के अकॉर्डिंग टू भी पर्सन के हार्ट रेट्स वगैरह चेंज होते हैं, तो ये अफेक्ट करेंगे आपका हार्ट रेट के ऊपर ये सब फैक्टर्स। तो ये सब फैक्टर्स को मिला कि आपके हार्ट रेट कई बार इंक्रीज होंगे कई बार डिक्रीज होंगे। उसी तरह से सेकंड पैरामीटर की वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर जो अफेक्ट करने वाला है एक तो हार्ट की साइज, कि ये समझे कि ये इतनी साइज़ का हार्ट है और किसी की साइज़ इस तरह से है हार्ट की, तो साइज़ बढ़ेगी तो भी स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। फिटनेस लेवल कैसी है पर्सन की, जेंडर मेल फीमेल, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कितनी होती है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, प्रीलोड एंड ऑल्सो द आफ्टर लोड, ये सब अफेक्ट करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर। दूसरे कुछ फैक्टर्स देखिए तो एज, तो कार्डियक आउटपुट इज मोर इन एडल्ट देन इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज मोर, कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा है जिसके कारण कार्डियक आउटपुट इज मोर इन एडल्ट, के एडल्ट्स के अंदर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। तो ये एक पिन पॉइंट खास याद रखिए एमसीक्यू एज वेल एज वाइवा वगैरह के लिए कि एडल्ट्स के अंदर ये ज़्यादा होता है। और इसका रीज़न भी दिख गया है कि एडल्ट्स के अंदर ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर जेंडर, कार्डियक आउटपुट इज़ मोर इन मेल देन फीमेल, तो फीमेल्स के कंपेयर में मेल के अंदर ये कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग टू हम देखें तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड। आप समझो कि हाई एल्टीट्यूड्स पर है तो उस वक्त जो आपके बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी करने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है एज वेल एज हार्ट रेट भी इंक्रीज होते हैं, तो आप उस वक्त कार्डियक आउटपुट एनहांस होता है एंड प्लेसेस एंड डिक्रीज एट लोअर एल्टीट्यूड, कि समझो कि एल्टीट्यूड से आप समझो कि हाई एल्टीट्यूड से नीचे जैसे जैसे आते हैं आप तो कार्डियक आउटपुट फिर डिक्रीज होता है और जैसे ऊंचाई पे जाते हैं आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। फिर बात आती है प्रेगनेंसी, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ये इंक्रीज होता है। फिर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के दौरान भी वो इंक्रीज होता है। एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ इमोशंस, कि जब कोई इमोशंस स्टिम्युलस होते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उस वक्त भी आपका ये कार्डियक आउटपुट होता है इंक्रीज। तो ये सब फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कार्डियक आउटपुट के ऊपर। तो अब बात आती है कि कार्डियक आउटपुट की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये जो हमने चलो कि आपने स्टडी भी कर ली, कार्डियक आउटपुट को समझ भी लिया अच्छे से, तो बात आती है कि इसको हम अप्लाई कहाँ पे करना है, क्योंकि जो भी चीज़ हम सीखते हैं तो ज़रूरी है कि ये जो सीखी हुई चीज़ को अप्लाई कहाँ करना है, कैसे उसको यूटिलाइज़ की जाती है। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो पेशेंट्स के अंदर, कि जो कोई हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स है, हार्ट रिलेटेड की जिनको डिसीज़ है, तो जैसे हमने ईसीजी के थ्रू
जो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं अलग अलग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की, तो सेम लाइक दैट ये कार्डियक आउटपुट भी एक टूल बनता है हमारे, ये मेजरमेंट टूल बनता है अबाउट द प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ द वेरियस थेरापीज, एंड इट इज़ यूजफुल टू मेजर cardiac output. Then it is also important that the measurement be accurate enough to identify clinically relevant changes. कि जब किसी को डिसीज़ होती है, कोई डिसऑर्डर्स होते हैं हार्ट रिलेटेड, तो उस वक्त आपका ये जो हार्ट है उसका कार्डियक आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो भी हम जो है वो एज अ डायग्नोस्टिक फीचर के तौर पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं. फिर बात आती है किस तरह से ये मेज़र किया जाता है. तो हाउ टू मेज़र द कार्डियक आउटपुट, तो फिक प्रिंसिपल एक है, डाइल्यूशंस मेथड है, पल्मोनरी आर्टरी थर्मोडाइल्यूशन की टेक्निक है. यहाँ पे जो डायग्राम में देख रहे हैं कि ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेक्निक, कि जो अभी डायग्राम में आप देख सकते हैं दैट इज़ डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेक्निक की, वो भी काफ़ी वाइडली यूज़ होता है. एंड इम्पीडेंस कार्डियोग्राफी, ये सब 5 अलग अलग टेक्निक है कि जिससे कार्डियक आउटपुट को मेज़र किया जाता है. फिर बात आती है कि समझो कि किसी का कार्डियक आउटपुट हायर है, तो हाई कार्डियक आउटपुट इज मोस्टली कोज बाय रिड्यूस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड वेरियस डिसीज कंडीशन. जैसे कि किसी को बेरी बेरी हुआ है, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला की, इस तरह से कि आर्टरीज एंड वेनस के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है. जिस तरह से देखें कि ये आर्टरी का पोर्शन और ये वेन का पोर्शन, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि इस जगह पे जो मास है वो इंक्रीज़ होता है. जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से ये स्वेलोविंग जैसा देखने को मिलता है. तो जब ऐसी वेन्स हो जाती है या फिर आर्टरीज की कंडीशन होती है, तो उस वक्त भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है. किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है, एनेमिक कंडीशन है, एनीमिया वगैरह है, तो उस वक्त भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है. लो कब होता है, तो देर आर 2 फैक्टर्स दैट कोज द लो कार्डियक आउटपुट. एक तो एबनॉर्मलिटीज़ दैट कोज द वीनस रिटर्न टू फॉल टू लो. अब समझे कि कोई वीनस रिटर्न मतलब कि वेन्स के थ्रू ब्लड वापस आपके ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर आता है, तो लो कार्डियक आउटपुट जो है, तो कार्डियक फेलियर के कारण भी कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होता है. वासोप्रेसिन से, सिंपैथेटिक टोन, रेनिन आल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो सब की एक्टिविटी के कारण भी जो है कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ होता है. फिर जो रिस्क प्रायोरिटी नंबर्स जो वगैरह कहते हैं, सोडियम इंक्रीज, वाटर रिटेशन, ऐसे कंडीशन के में भी कार्डियक आउटपुट जो है वो लो होता है. तो एबनॉर्मलिटीज दैट कोज द पंपिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द हार्ट टू फॉल टू लो. तो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके हार्ट के अंदर ही ऑलरेडी ब्लड कम आ रहा है, कि लाइक एबनॉर्मलिटी दैट कोज द वीनस रिटर्न टू लो, कि हार्ट के अंदर ही ब्लड कम आ रहा है, तो एट्रियम के अंदर ब्लड कम आएगा तो सेम कम ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर पहुँचेगा, और वेंट्रिकल्स में ब्लड ऑलरेडी कम आ रहा है वॉल्यूम के अंदर, तो वो पंप भी काफ़ी कम अमाउंट में करेंगे, तो जिसके कारण ये कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगा. बिकॉज जो हम बोले कि इनपुट ही नहीं है, इनपुट ही कम है, तो आउटपुट कैसे इंक्रीज हो सकता है. तो सेम बात यहाँ पे ये है कि जब इनपुट कम हो जाता है कि वेनस के थ्रू जो रिटर्न होता है ब्लड वो ही लो है, तो आउटपुट जो है ऑब्वियसली हमें लो मिलेगा. तो ये लो कार्डियक आउटपुट के बारे में, तो ये था स्पेशल लेक्चर अबाउट द कार्डियक आउटपुट, और जिसके अंदर हमने सीखा कि कैसे वो कैलकुलेट होता है, उसके फैक्टर्स वगैरह, कब वो इंक्रीज़ होता है, कब वो डिक्रीज़ होता है. तो ये जो हमारे लेक्चर्स होते हैं इसके PDF, APTs, रैपिड रिवीजन नॉट अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स. तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.